हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि साइंस सब्जेक्ट से होने वाले हैं। इसमें मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है, उसके इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें देखिए आरआरबी ग्रुप डी के और भी कुछ जो रेलवे एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कलेक्शन है। अंत तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो दिमाग का कौन सा हिस्सा वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट को सीधे कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटर एरिया। ठीक है, तो मोटर एरिया क्या होता है? इनके एक्शंस होते हैं, जनरेट करते हैं न्यूरल इम्पल्सेस को। ये सिग्नल सेंड करते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैक साइड में होती है, उनके थ्रू हमें सेंड करते हैं सिग्नल्स। कहाँ पे? ब्रेन में। और एक्टिवेट करते हैं स्पेसिफिक मसल्स फॉर मूवमेंट, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना। तो इस तरीके की जो है मोटर एक्टिविटी, ये मोटर एरिया में ही होते हैं। ये वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट को सीधे कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे स्किन पर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया या कर रहा है तो हमारे दिमाग को, माइंड को तुरंत से सिग्नल जाता है, तो ये मोटर एरिया के थ्रू ही सीधे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मोटर एरिया ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, लोकेटेड होता है फ्रंटल लोब में। ओके, मेन फंक्शन है इनिशिएट करना एंड कंट्रोल करना जो वॉलेंट्री हमारे मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द कनेक्टिव टिश्यू व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सेल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जैसे ब्रिक आप देखते होंगे ना, ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक होते हैं, उनके बीच में सीमेंट की लेयरिंग की जाती है, सीमेंटेड होते हैं। तो यही इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, एक दूसरे के मुकाबले रिलेटिवली इनकी पोजीशन क्या होती है? फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू इनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि एरियोलर टिश्यू होते हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपके इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या क्या आते हैं? जैसे आपके ब्लड आ गया, बोन आ गई, कार्टिलेज आ गया, एडिपोज टिश्यू। तो ये सभी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं बॉडी को, सर्व करते हैं एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एक्ट करते हैं एज अ इंसुलेटिंग लेयर जैसे कि एडिपोज टिश्यू, और प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल ऑर्गन्स को बाय फॉर्मिंग कर्शनिंग लेयर्स। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ही पूछा गया है, अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द एनवायरमेंटल is most likely to first impact which step of aerobic respiration in animal cells। तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी से सबसे पहले जानवरों की कोशिकाओं में एरोबिक रेस्पिरेशन के किस स्टेप पर असर पड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? तो अगर हम बात करें ना, अगर हम देखें ऑक्सीजन का डिक्रीज़ हो जाता है इन द एनवायरनमेंट, तो मोस्ट लाइकली फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ये जो असर पड़ता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन एनिमल सेल्स। तो ऑक्सीजन का रोल क्या होता है? ये एक्ट करता है एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ईटीसी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्स्टली ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। कब? जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट अ मैग्नेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो किस साइंटिस्ट ने बताया कि एक मैग्नेट करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर बराबर और उल्टा फोर्स लगता है? तो एम्पियर महोदय ने बनाया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एम्पियर लॉ इन्होंने इन्वेंशन किया है, एम्पियर ने। तो इन्होंने बताया कि एक मैग्नेट करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर बराबर और उल्टा फोर्स लगता है। जैसे हमारे जो सीलिंग फैंस वगैरह होते हैं, फ़ैन होते हैं ना, उनमें यही चीज़, यही सिस्टम काम करता है। यहाँ पे इन्वेंशन और इन्वेंटर यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे माइकल फैराडे, इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और डायनेमो का इन्वेंशन किया। और यहाँ पे आप बात करते हैं ये एम्पेयर की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक्सवेल है, ऑर्स्टेड है, एंड मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी इन्होंने दी थी अलेक्जेंड्रो वोल्टा एंड जॉर्ज ओम। ओम का लॉ आप देख सकते हैं। ठीक है, V = I R। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में। विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज़ अ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।
तो फ्लोएम क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, एंड जाइलम होता है वो वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है। तो फ्लोएम में देखिए अगर हम बात करें ना, जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स या एलिमेंट्स होते हैं ना, मेन ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं फॉर फूड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कंपेनियन सेल्स इसमें क्या होता है, कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करते हैं मेटाबॉलिक सपोर्ट, हेल्प करते हैं इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स। मैकेनिज्म क्या होता है, तो प्रेशर फ्लो, ये हाइपोथेसिस देखता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये, एंड ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मेनली सुक्रोज होता है, ऑल्सो अमीनो एसिड्स एंड हार्मोन्स। तो यहाँ पे आपका फ्लोएम का कौन सा हिस्सा असल में खाने के ट्रांसलोकेशन को रिस्पॉन्सिबल है, तो सीव एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड यहाँ पे as a dehydrating agent because it removes water from which of the following। तो concentrated sulfuric acid को dehydrating agent माना जाता है क्योंकि ये इनमें से क्या निकालते हैं, तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जो concentrated H2SO4 होता है ना, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, हाईली एफिनिटी फॉर वाटर। ठीक है, रिमूव करता है वाटर को बाय एब्जॉर्प्शन और केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ग्लूकोज में भी C6H12O6 होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, और डिहाइड्रेटेड होके ये ब्लैक कार्बन एंड वाटर बन जाता है, एंड वाटर को एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बात अगर प्रोपेन की करें तो इसका फॉर्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं, NaOH भी नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, और अमोनिया गैस जिसका फॉर्मूला NH3 होता है ये भी नहीं होगा, बट ग्लूकोज विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ठीक है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, तो ये अगर फ्लूइड वाटर में लगता है तो क्या होता है कि बॉडी जो रहती है वो ऊपर की तरफ उछलने लगती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मात्रा किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई चीज़ पर लगने वाले उछाल बल को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बॉयंट फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेप्थ। ठीक है, तो आर्किमिडीज़ का जो प्रिंसिपल है ना वही बॉयंट फोर्स है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अगर ये बाथ टब है तो इसमें ये पानी भरा हुआ है, तो आप इसमें जाते हैं तो उतना ही पानी ये वाटर बाहर जाएगा जितना कि आपका वेट होगा। तो उस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, RRB ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, विच पार्ट इज़ द ओव्यूल हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब कैरिंग स्पर्म न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। तो ओव्यूल का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं सिनर्जिड्स। ये हिस्सा पॉलन ट्यूब स्पर्म न्यूक्लियाई ले जाने वाले को फीमेल गैमेट की ओर गाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलन ट्यूब एंटर होते हैं वेया माइक्रोपाइल, एंड ये रिलीज़ करते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई को फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गेविटी पीरियड ऑफ एग इन द फैलोपियन ट्यूब इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स। तो इंसानों में अगर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में अंडे जो होते हैं ना, जो पीरियड ऑफ एग ये कितने टाइम तक रहते हैं, तो 1 से 2 डेज़, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इनका 12 से 24 आवर्स तक आफ्टर ओव्यूलेशन इफ़ नॉट फर्टिलाइज्ड, तो एग जो होते हैं डीजनरेट्स होते हैं, और ये अगर हम बात करें कितने दिनों में, तो 1 से 2 दिनों में ये 48 आवर्स मैक्सिमम। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट नेम इज़ गिवन टू द फ्लैट स्टैक्ड सैक्स दैट मेक अप द गोल्जी अपार्टस। तो गोल्जी उपकरण बनाने वाली चपटी एक के ऊपर एक रखे हुए थैलियों को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्टर्नी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टर्नी क्या होते हैं, फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स ऑफ गोल्जी अपार्टस होते हैं, और इनको हम डिक्टोसोम कहते हैं। जो सैक्स स्टैक्स इस तरीके से ऐसे ऐसे ये बने रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ये पैन केक के लाइक पैन केक जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट, तो अंडे देने के लिए कौन से पोल्ट्री फॉर्म किए जाते हैं,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेयर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो लेयर्स पोल्ट्री बर्ड्स ब्रेड स्पेसिफिकली फॉर एग प्रोडक्शन, तो ये चीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखा जाए तो जेनेटिकली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और 250 से 300 एग्स पर ईयर अंडर आइडियल कंडीशन ये प्रोडक्टिविटी होती है इनकी। ठीक है, तो लेइंग पीरियड क्या होता है, स्टार्ट होता है 18 से 20 वीक्स तक, प्रोडक्टिव अप टू 70 to 80 वीक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कॉमन ब्रीड्स के यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अंडे देने के लिए कौन से पोल्ट्री फार्म किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एग्स, तो लेयर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। द कॉमन नेम फॉर एपिस फ्लोरे इज, तो एपिस फ्लोरे का ये नॉर्मली हम नेम देखें तो क्या है, तो द ड्वार्फ बी। ठीक है, बौना, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना जिसकी हाइट कम हो, तो एपिस फ्लोरा, इसको हम ड्वार्फ हनी बी ड्यू टू स्मॉल साइज़ इसको हम जानते हैं। साइज़ इन कलर अगर बात करें 7 से 10 मिलीमीटर होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी इनके बारे में आप देख सकते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। एपिस फ्लोरे का नाम द ड्वार्फ बी। What is the color of copper oxide when it is added to the dilute sulfuric acid to forming a blue-green solution? जब कॉपर ऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाकर नीला हरा घोल बनाया जाता है तो उसका रंग क्या होता है? उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO ब्लैक सॉलिड पाउडर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स एंड डिजॉल्व्स, और ये क्या हो जाता है, इसका कलर ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कलर चेंजेस टू ब्लू ग्रीन ये ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है। की पॉइंट अगर हम बात करें तो ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हमें मिलता है, इज द रेक्टेंट कॉजिंग कलर चेंज। जब कॉपर ऑक्साइड को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में मिलाते हैं तो नीला हरा घोल बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन RRB ग्रुप डी का, अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंगनीज, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए मटेरियल में से रूम टेम्परेचर पे किसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मैंगनीज की होती है। ठीक है, देखिए जो मैंगनीज होता है ना, इसके पास में हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है एट रूम टेम्परेचर। ये रीज़न क्या है, तो डिफरेंसेस होते हैं इन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, RRB ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ह्यूमन मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली, तो इनमें से किस तरह की जो इंसानी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, इनमें सही तरीके से रंगने पर बारी बारी से हल्के और गहरे रंग के बैंड दिखते हैं। स्केलेटल, ठीक है, जो हमारा खुद का हमारा स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, इनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं अंडर माइक्रोस्कोप में देखा जाए ना, तो स्केलेटल मसल्स में क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। तो ये ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इस वजह से ये दिखते हैं। डार्क कलर का जो होता है कंटेन करता है मायोसिन, थिक फिलामेंट एंड एक और बैंड होता है लाइट वाला, तो कंटेन करता है एक्टिन, ये थिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ओवर इनरिचमेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रेजिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रेजिंग नॉट यूज फॉर ओवर इनरिचमेंट, और ये क्या होता है ड्रेजिंग, तो अंडर वाटर एक्सकवेशन प्रोसेस होता है, इसी को ड्रेजिंग कहते हैं। तो ये जो ओवर एनरिचमेंट के लिए ड्रेजिंग का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ, फ्लोटेशन, लीचिंग, इन सभी का यूज़ किया जाता है। किस लिए, ओवर एनरिचमेंट के लिए। ठीक है, और ये रिमूव करते हैं सेडिमेंट्स एंड डेब्रीज फ्रॉम वाटर बॉडीज़, मेंटेन करते हैं नेविगेशन चैनल यूज्ड इन लैंड रिक्लेमेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो ड्रेजिंग होता है ना, ये सेडिमेंट्स को रिमूव करता है, डेब्रीज को रिमूव करता है फ्रॉम वाटर बॉडीज, बट नॉट फॉर द ओवर एनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर वर्क। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फ्लोइंग वाटर। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्जन करता है,
यूज़ करता है किसका, फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है ना, उसका यूज़ करके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होता है यही वर्क करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो ये टरबाइन, जनरेटर, ये सभी इन्हीं सिद्धांतों पे काम करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया था। ठीक है, यहाँ बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिबिट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणविक कण क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, तो बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इस पे चार्ज आप मास देख सकते हैं यहाँ पे, और प्रोटॉन ये P प्लस होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा था, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने खोजा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, चलिए आउटसाइड अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है, इनसाइड न्यूक्लियस क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटसाइड आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका इसका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं विटामिन सी, ऑरेंजेस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, आंवला हो गया, गुआवा हो गया, ओके, रेड एंड येलो बेल पेपर्स, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली, पपाया, इन सभी चीज़ों में हाई सोर्सेज ये माने जाते हैं विटामिन सी के। इंडियन गूसबेरी, इनको कहते हैं आंवला को, आंवला में सबसे ज़्यादा होता है, रिचेस्ट नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, 600 to 700 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम्स में। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है। ठीक है, और गुआवा तो ऑरेंज से भी बेटर होता है, ऑरेंज से बेटर होता है गुआवा, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स मोर विटामिन सी पाया जाता है दैन गुआवा, सॉरी दैन ऑरेंजेस, मतलब गुआवा इज़ रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन अ मटीरियल दैट द मास इज़ द, तो द मास इज़ द अमाउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मैटर इट हैज़। तो अगर हम बात करें, इन अ मटीरियल द मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इट हैज़, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम देखते हैं ना, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे, मून पे, और अर्थ पे, अर्थ का 1/6 हमारा मास हो जाता है। मास तो कभी चेंज नहीं होता, बट वेट हो जाता है, वेट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विद एग्जैक्टली 1 किलोग्राम ऑफ मास वेट अबाउट 9.81 न्यूटन्स ऑन द अर्थ सर्फेस, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड देयर। तो ये, इन अ मटेरियल द मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या होता है, उसके उस वस्तु के पास में जितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर, उसी को हम उसका मास कहते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही डिनोट करता है दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यही होता है, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने इसको फॉर्मुलेटेड किया था। ठीक है, रॉबर्ट मेयर, आपका नाम ध्यान में इनको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डायबिटिक कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस रिजल्ट्स इन। तो और डायबिटिक, जो एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप, ये इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बट हिंदी में तो बकवास लिखा है। एक आदर्श गैस, ठीक है, आइडियल गैस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आइडियल गैस क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है इन टेम्परेचर, और डायबिटिक कॉम्प्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और डायबिटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट नॉट पासिंग थ्रू, हीट नॉट पासिंग थ्रू। तो ये कम्स अंडर द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो ये नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, तो ये चीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When a thermodynamic system undergoes a change in such a way that no exchange of heat takes place between the system and surroundings, this is the process, and we know as adiabatic process. Okay, next question, which of the following is correct about a specific heat capacity of water? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेरी स्लाइटली विथ टेम्परेचर। ठीक है,
तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम कितना गर्म कर सकते हैं, ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जो वाटर होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, वाटर हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अमंग द कॉमन सब्सटेंसेस, और इसका होता है 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वाटर का। द सन एंड अदर स्टार्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है ना, ठोस, द्रव, गैस। गैस से भी हायर पोजीशन पे ये होता है प्लाज्मा। सन इज़ द हॉटेस्ट ग्लोइंग स्फेयर ऑफ प्लाज्मा एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इट इज़ मेड ऑफ गैसेज एंड मोस्ट ऑफ इट हाइड्रोजन, अबाउट 70%। तो 70% ये हाइड्रोजन से बनता है और 28% ये हीलियम से बना होता है सन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इनका थीसिस फर्स्ट टाइम ये दिया गया था, आप देख सकते हैं 1925 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और ये जनरेट करता है अपनी एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न, FUSION ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RRB RPF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्होंने बॉम्बार्ड किया था द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ वेरी हाई, सॉरी, ऑन अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल, जो सोने की बहुत पतली चादर पे अल्फ़ा किरणों को बॉम्बार्ड किया था। तो रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड ईदर अनडेविएटेड और विथ वेरी स्मॉल डेविएशन, सम डेविएटेड बाय लार्ज एंगल्स एंड 1 आउट ऑफ 8000 वाज डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। तो ये इनका डेविएशन देखने को मिलता है। कंसिडर एन आइडियल गैस सिस्टम फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑकरिंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हाउ डज द एंथैल्पी चेंज। तो एक आदर्श गैस प्रणाली पर विचार करें। स्थिर दाब पर होने वाले ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी किस प्रकार बदलती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव रूप से बदलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक आदर्श गैस प्रणाली पर विचार करनी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा देखिए आयोनाइज्ड गैस होता है विथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो होता है ना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी of mass m under gravity from a height h from the surface of ground। तो ज़मीन की सतह से h ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए m द्रव्यमान की वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ऑल द पोजीशंस इज mgh। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट ऑल द पोजीशंस इज mgh। तो सब सतह पर ये mgh ही रहेगी। ज़मीन की सतह से ये h ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये वस्तु गिर रही है, m द्रव्यमान है इसका, तो ये mgh हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये दोनों का ही सेम डायमेंशंस होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। तो फॉल्स क्या है, यहाँ पे ये बात करनी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ अनअफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये तो गलत ही बात है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है,
ठीक है, और ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और जो पार्टिकल्स ऑफ होते हैं मैटर के, ये अफेक्टेड होते हैं बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस रूल इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको न्यूटन का सेकेंड लॉ कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के रूल्स आपको लॉ पता होंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज अगर होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसको हम न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की अवस्था में है, एट रेस्ट, will remain at rest, and the object moving with uniform velocity will continue the uniform velocity until we apply some external force। तो ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड है। थर्ड क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी को अगर हम इनटू करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर। जो हमारी पावर होती है ना, पावर इज़ डिफाइंड एज वर्क, तो वर्क डन पर यूनिट, तो उसका नाम क्या है? बल, F इंटू वी, ये इसका गुणनफल होगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, तो एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होता है? ज़ीरो होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन अगर हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो एम। ठीक है, तो इस पर निर्भर नहीं करता, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैड डन बाय, तो जी का ये जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.674 इंटू 10⁻⁻11 होता है, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर या मीटर क्यूब प्रति किग्रा सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हेनरी कैवेंडिश ने जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के खोज की थी, डिस्कवरी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो किसी वस्तु के एक निर्दिष्ट दिशा में गति को क्या कहते हैं? तो गति को कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नोन एज, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है। द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के पास में सेम यूनिट होती है। द यूनिट इन एसआई सिस्टम इज जूल, और सीजीएस सिस्टम में इसको अर्ग कहते हैं। पावर को डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट होता है। और अगर हम बात करें एक और पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, 746 वाट होते हैं या 0.75 किलो वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। एक वाट में क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्ट हैं, आपको ध्यान में रखने, ये पूछे जाते हैं रिपीटेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, 39 का बी। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने अभी देखा भी था, F इज इक्वल टू ma। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है औसत गति और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। तो ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे। विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज़। तो विंड मिल कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हैं? तो ये विंड मिल जो होता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द विंड इज़ यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कॉल्ड विंड पावर। आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वर्क प्रेजेंट इफ़ देयर इज़। यदि मौजूद है, अगर कार्य क्या है, तो कार्य क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन द बॉडी वर्क इज़ डन ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बाय फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। तो वर्क का फॉर्मूला भी है W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो कार्य क्या होता है? F इंटू डी। ठीक है, वर्क इज डन ओनली व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बाय फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड स्टिल द वर्क डन ज़ीरो। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। व्हेन देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन इज़ जीरो, क्योंकि डी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो फोर्स F इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो। What will be the acceleration produced when a force of 21 Newton is applied on an object of mass 3 kg? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सोल्यूशन दिया गया है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F अपॉन m, यानी कि फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लग रहा है? 21 न्यूटन का लग रहा है, और मास कितना है? 3 है। तो 3 का 21 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मासेस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये आप देख सकते हैं, 2 मासेस m1 इंटू m2। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स बिटवीन फैमिली एंड स्पीसीज। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर परिवार और प्रजाति के बीच आता है? परिवार और प्रजाति के बीच आता है जीनस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीनस आता है आपका फैमिली एंड स्पीसीज के बीच में, फैमिली एंड स्पीसीज के बीच में जीनस आता है, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आता है लाइफ, फिर डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिक्वली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें प्लाज्मा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन द प्लाज्मा बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली विद ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू टाई देम डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फोर्थ स्टेट होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने इसको डिस्कस किया रिसेंटली, तो प्लाज्मा विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉलिड्स के पास लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट इन अ प्लेस। एंड लिक्विड्स के पास कंपैरेटिवली अगर सॉलिड से बात करें तो हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, सो द पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। गैसेस हैव द मोस्ट, गैसेस के बीच में बहुत ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, टाइटली नहीं होते पैक्ड, तो गैसेस हैव द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी, एज अ रिजल्ट दे फ्लोट अराउंड इन द एयर, बट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो प्लाज्मा विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको हम कहते हैं पावर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जूल पर सेकेंड ये आपका पावर की यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्पीसीज, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The number of species of plants and animals that are present in particular place or region constitutes its species diversity. Next question यहाँ पे कैवेलियर स्मिथ classified
ऑर्गेनिजम्स इनटू, तो इन्होंने 6 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया था। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो कैवलियर स्मिथ ने रिड्यूस किया द टोटल नंबर ऑफ किंगडम फ्रॉम 8 to 6। तो एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांटी इंक्लूडिंग रेड एंड ग्रीन एल्गी, क्रोमिस्टा एंड बैक्टीरिया। सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यूकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, यूनिकोट एंड बिगनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। तो रेडॉक्स कैसे बना है, रिडक्शन का री एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसप्रपोर्शनल रिएक्शंस, ये सभी टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट देन सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू, तो ड्यू टू इनर्शिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम बस में बैठे हैं, अचानक से ब्रेक लगती है तो ड्यू टू इनर्शिया हम आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, इनर्शिया के कारण ही द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन, तो इसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ओवर विच इट एक्ट्स इक्वल्स टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज में इम्पल्स को कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन ने ये नियम दिया था 1686 में, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के उनके बीच में, बट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 इंटू m2 अपॉन d। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू वाइटेकर्स क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन द डैश किंगडम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोनेरा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, तो 1969 में R.H. विटेकर ने डिवाइड किया था ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। तो विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा किंगडम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज F। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ विदाउट चेंजिंग देयर डिस्टेंस द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा F/4। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि वस्तुओं की दूरी बदले बिना उनका द्रव्यमान आधा कर दे, m1 इंटू m2 है, इसको हाफ कर देना, तो ये F/4 ये हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑक्सीजन हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो फर्स्ट वाले शेल में 2 होते हैं, आउटर मोस्ट वाले में 6 होते हैं, दोनों को कंबाइन करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 16 इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव्स, तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्यतः प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। द एनर्जी नीडेड टू मूव द बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ स्टेटेड velocity v is called kinetic energy. Next question, the conversion of ethanol to ethanoic acid is an example of which of the following reactions? तो एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ईस्टर क्या होता है, ये फॉर्म किया जाता है व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड, तो ईस्टर बनता है ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो ये आपका ये फॉर्मूला है
एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको मिलाते हैं तो ईस्टर एंड वाटर बनता है, ठीक है। तो और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट जो अभिक्रिया को तेज कर देता है इसलिए मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो R.H. विटिकर ने इंट्रोड्यूस किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 5 किंगडम जो सिस्टम इन्होंने किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन मेथड, तो न्यूट्रिशन को भी इन्होंने किया था, एंड लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इनकी एक बुक थी सिस्टोमा नेचुरी, इसमें ही इन्होंने ये सभी को क्लासिफाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इनके 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, 5 जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटिकर। तो इसमें न्यूट्रिशन को बेस माना था। ये RRB ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते